मेरा 14 साल का भांजा घर का सामान लाकर देता तो रोज उसमें 20 रुपए का फिटकरी लाता। शर्म के मारे मैं उससे इस हरकत की वजह भी नहीं पूछती और फिटकरी लेकर किचन के कैबिन में रख देता। 1 महीने बाद फिटकरी का ढेर लग गया। आखिर एक दिन मैंने भांजे को बुलाकर उसकी वजह पूछी तो मेरे होश उड़ गए। 14 साल के भांजे ने दर्द से मारे मेरा बुरा हाल था। मेरी ऐसी हालत थी कि मुझसे घर का कोई काम नहीं हो रहा था। सारा घर बिखरा पड़ा था, बर्तनों का ढेर एक तरफ पड़ा था, किचन के दूसरी तरफ मैले कपड़े धोने को पड़े थे। यह सारे काम अगर मैं थोड़ी देर से करूंगी तो भी कोई मसला नहीं था, लेकिन मसला तो सारा खाने का था। खाना बनाना वह ऐसा काम था जो मुझे वक्त से करना होता है, हर हाल में, चाहे कितनी भी क्यों ना हो। मैं इस घर में अपने पति के साथ रहती थी। मेरे शादी को काफ़ी समय गुजर चुका था, लेकिन औलाद को तरस रही थी। मेरे पति की रिपोर्ट सही नहीं थी, जिसकी वजह से वह भी खामोश थे, वरना अब तक तो वह भी मुझे छोड़कर दूसरी शादी कर चुके होते। मेरी सास तो वह बात मानने को तैयार ही नहीं थी कि दिक्कत मुझ में नहीं, उनके बेटे में है। इतनी भी ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, वह थोड़ी बहुत दवा से ठीक हो सकते थे, लेकिन मेरे पति की एक ही जिद थी कि डॉक्टर झूठ बोलते हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं भी चुप हो जाती। जिंदगी यूं ही गुजर रही थी। मेरे पति सुबह काम पे चले जाते और मैं शाम को देर से वापस आता। मैं सारा दिन घर पर अकेली रहती। घर का सामान भी मैं खुद ही लेकर आती। मेरे पति घर का कोई काम नहीं करते थे, बल्कि वह तो मुझसे बात भी नहीं करते थे। ना जाने उनके दिमाग में क्या चल रहा था और वह क्या चाहते थे, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। वह बिल्कुल खामोश रहते थे, अपने अंदर के राज को किसी को भी बताना नहीं चाहते थे, शायद अपनी पत्नी को भी नहीं। लेकिन इतना तो मैं समझ रही थी कि वह औलाद की वजह से परेशान है, मगर वो भी जाहिर नहीं किया। शायद अंदर ही अंदर वो खुद को कसूरवार समझते थे। लेकिन कुछ समय से मेरी तबीयत खराब रहने लगी। नाभि के नीचे अजीब सा दर्द उठता था। 2-3 दिन महीने तक तो यह दर्द हल्का था, लेकिन अब बढ़ता जा रहा था। फिर मेरे लिए बिस्तर से उठना मुश्किल हो गया था। 2-3 बार अपने पति से अपनी तबीयत का जिक्र भी किया, लेकिन उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया। मैं भी खामोश से दर्द बर्दाश्त करने लगी। दर्द की दवा लेती तो थोड़ा आराम मिल जाता, लेकिन फिर वही दर्द शुरू हो जाता। मेरी सबसे परेशानी यह थी कि मुझे औलाद नहीं थी। अगर मैं बीमार पड़ जाऊं तो मेरा ध्यान रखने वाला कोई नहीं था। मेरे पति बीमार होते तो उनका सेवा करती थी, लेकिन मुझे सर दर्द भी हो तो मुझे देखने वाला कोई नहीं था। एक दिन अचानक दूसरे शहर से मेरी बड़ी बहन आ गई। वह किसी रिश्तेदार की शादी में आए थे और वापसी में मेरे घर आ गई, तो वह मुझसे देखकर परेशान हो गई। शाम का समय था और मेरा दर्द बढ़ता जा रहा था। वह दरवाजे पर बेल बजी तो मुझसे इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उठकर दरवाज़ा खोल देती। शाम के वक्त मेरे पति आते थे, इसलिए मुझे उठना ही पड़ा। लेकिन सामने अपनी दीदी को देखकर मैं खुश होने के साथ साथ हैरान भी थी। दीदी ना जाने कब से बेल बजा रही थी। आते ही कहने लगी, तुमने दरवाज़ा इतनी देर से क्यों खोला? मैंने उन्हें ठंडा शरबत पिलाया और अपनी सारी बातें उन्हें बताया। उन्होंने देखा कि दर्द से मेरा रंग पीला पड़ गया था। फिर मुझसे कहा कि मैं जल्दी में हूँ, मेरी ट्रेन की टिकट है और मुझे हर हाल में अभी निकलना है। घर पे बच्चे पति है, वरना मैं कुछ दिन तुम्हारे पास रुकती और तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाती, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ, नहीं रुक सकती। फिर उन्हें एक ख्याल आया, उनके साथ उनका 14 साल का बेटा दीप भी था। दीदी ने मुझसे कहा कि मैं दीप को तुम्हारे पास छोड़कर जा रही हूँ, तुम उसके साथ डॉक्टर के पास चले जाना। ठीक से यह तुम्हारा ख्याल भी रखेगा और तुम्हारा काम भी कर देगा। अभी इसके छुट्टी में है, मैं इसके कपड़े बाद में भेज दूंगी। अभी तो वह 2 जोड़ी ही लाया, साथ में लाया। फिर दीदी दीप को मेरे पास छोड़कर चली गई। जब मैंने अपने भांजे को देखा था तब वह 10 साल का था और अभी वह अच्छा खासा बड़ा दिखने लगा, बहुत समझदार हो गया था। पर वह हमसे ज़्यादा घुल मिला नहीं था, क्योंकि दीदी दूसरे शहर में थी और मैं यहाँ। दीप अब मेरे घर रहना शुरू कर दिया और दीदी के कहने पर वह मुझे डॉक्टर के पास लेकर गया। जाने को तो मैं खुद भी जा सकती थी, लेकिन अकेले जाने से मुझे डर लगता था। मेरा घर बस्ती से थोड़ा दूर था, इसलिए आने जाने से काफ़ी वक्त लगता था। मैं दोपहर में दीप के साथ रिक्शे में बैठकर चली गई और 35 मिनट के सफ़र करने के बाद अस्पताल आ गई। काफ़ी देर के बाद मेरा नंबर आया तो मैं दीप के साथ ही डॉक्टर के पास अंदर चली गई। डॉक्टर साहिबा ने दीप को साइड में बैठने को कहा। वह चुपचाप दूर बैठ गया। डॉक्टर ने मेरा अल्ट्रासाउंड किया और एक अजीब सी बीमारी बताई।
डॉक्टर ने कहा कि यह ऐसी बीमारी है जो बढ़ती उम्र के साथ औरत को लग जाती है। 100 में से 10 औरतों को यह बीमारी होती है। इस बीमारी में 2 तरह की तकलीफ होती है। एक तो इसमें औलाद का होना बहुत मुश्किल है और दूसरा दर्द बहुत होता है। अगर औरत के पहले से औलाद होती है तो वह अपने बच्चेदानी निकलवा कर तकलीफ से जान छुड़ा लेती है। लेकिन औलाद नहीं है तो फिर औरत के लिए बहुत तकलीफ हो जाता है। या तो औरत गोलियां इस्तेमाल करे, लेकिन इन गोलियों से औलाद होने का चांस कम हो जाता है। और औरत के लिए ऑपरेशन आखिरी हाल होता है, लेकिन इसमें पैसे ज़्यादा लगता है। ऑपरेशन के जरिए हम सफाई करते हैं और औरत इस तकलीफ से आज़ाद हो जाती है। क्योंकि आपको औलाद नहीं है, इसलिए मैं आपको गोलियां का मशवरा नहीं दूंगी, ऑपरेशन कर दूंगी, जिसके लिए आप 1 लाख जमा करवा दें। ऑपरेशन के बाद आपकी इस दर्द से जान छूट जाएगी और भगवान ने चाहा तो आपको औलाद भी दे दी जाएगी। 1 लाख का तो बात सुनकर मुझे सांस में सूंघ गया। इस महंगाई के दौर में अपना पेट भरना ही मुश्किल हो रहा था, तो मैं 1 लाख का बंदोबस्त कहाँ से करती। मैं बिना कुछ कहे खामोशी से वहाँ से उठकर घर चली आई। सारे रास्ते गर्मी और टेंशन की वजह से हालत ख़राब हो रही थी। शाम को हम जब घर पहुँचे तो मैं बहुत ज़्यादा उदास थी और दर्द भी बहुत बढ़ गया था। तभी दीप ने मेरी हालत देखा तो मुझसे कहा, आप आराम करें, मैं आपको दवाई दे देता हूँ। दीप ने मुझे दर्द की गोली और पानी दिया। मैं दवा खाकर लेट गई, लेकिन मेरे दिमाग में यही था कि खाना बनाना है, घर के भी काफ़ी काम है। मैं दर्द में भी आराम नहीं कर पा रही थी। शाम की चाय भी बनानी थी। उन्हीं सोच में मैं थी कि दीप चाय की कप लेकर मेरे कमरे में आया। उसने मेरे सामने चाय रखी और खामोश से वापस चला गया। मैंने चाय पी तो मेरे दर्द का कुछ आराम मिला। मैंने पहले ही सुना था कि पेट में दर्द हो तो गर्म चीज़ पीने से आराम मिलता है। फिर मुझे याद आया कि किचन में बर्तन पड़े हैं धोने के लिए। फिर मैं आराम से उठकर किचन में की तरफ गई तो देखा दीप ने वो बर्तन धो दिया था। मैं हैरानी से उसके तरफ देखा तो उसने कहा, मेरी आदत है, मैं माँ की भी मदद करता था। दीप ने कहा, आपको खाना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे पैसे दे दो, मैं बाजार से खाना लेकर आता हूँ। दीप की बातें मुझे हैरान कर रही थी। वह छोटा सा बच्चा किस कदर समझदार था, जैसे कि 20-22 साल का लड़का हो। कुछ बच्चे वक्त से पहले समझदार हो जाते हैं। दीप भी उन्हीं में से एक था। मैंने कहा कि नहीं, मेरे पति को बाहर का खाना पसंद नहीं है, मुझे हर हाल में खाना घर पर ही बनाना है। तुम बस मुझे सामान ला कर दे दो। मैंने उसे पैसे दिए और वह सौदा लाने चला गया। थोड़ी देर बाद वह जब वापस आया तो मैंने सामान चेक किया, सब ठीक था। लेकिन एक अजीब सी चीज़ थी जो सामान के साथ ही थी। मैंने हैरत से देखा, वह फिटकरी लेकर आया था। मैं सोच में पड़ गई कि वह यह क्यों लाया है, लेकिन मैंने उससे कुछ पूछा नहीं। मुझे लगा वह गलती से लेकर आया, लेकिन एक बार नहीं हुआ, रोज़ाना ही यह होने लगा। मैं उससे कुछ भी मंगवाती तो वह 20 रुपये की फिटकरी लेकर आता और वह फिटकरी किचन के केबिन में रख देता। यहाँ तक कि फिटकरी का ढेर लग गया था। दीप मासूम सा लड़का था। मुझे इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उससे पूछ सकूं कि वह फिटकरी क्यों लाता है। दीप के आने से मुझे ही नहीं बल्कि मेरे पति को भी आसानी हो गई थी। उन्हें भी कुछ मंगवाना होता तो वह दीप को भेज देते, वरना पहले तो वह ऑफिस से थके हुए आते थे तो अगर कोई काम होता था उन्हें खुद ही जाना होता था, जो कि उनके लिए बहुत मुश्किल का काम था। बेऔलाद जोड़ों का दर्द शायद ही कोई समझ सकता था कि वह किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मेरे पति में तो कोई कमी नहीं थी, लेकिन अब मेरे अंदर ही तरह तरह की बीमारी पैदा हो रही थी और मेरे पास ऑपरेशन के पैसे नहीं थे और गोलियों में खाना नहीं खाती थी। जहाँ दीप ने हम दोनों पति पत्नी के लिए इतनी आसानी कर दिया था, वहीं पर एक मसला भी खड़ा कर दिया था और वह मसला था कि फिटकरी का औरतों को काफ़ी बीमारियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी वजह से मैं शर्म के मारे अपने भांजे से पूछ नहीं पा रही थी कि वह फिटकरी लेकर क्यों आता है। क्या वो मेरी और डॉक्टर की बातें सुन ली थी? यही सोच कर मैं थक गई थी। दिल करता था कि मैं उसे मना करूं कि ये सब चीज़ें न लाएं, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कह पा रही थी। एक दिन मैंने हिम्मत करके दीप से फिटकरी के बारे में सवाल किया तो उसने मुझे ऐसी बात बताई कि मेरी आँख निकल गई और दीप की बातों को सोचती रही। इसका मतलब है कि वह रात को हम पति पत्नी की बातें सुनता था।
मुझे अजीब सी शर्मिंदगी ने घेर लिया था। मैं दीप की बातें सुनकर इस कदर शर्मिंदा हो गई कि मेरा दिल कह रहा था कि ज़मीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। मेरे दिमाग में भी नहीं था कि वह मेरे ऐसे राज को जान जाएगा जिसे मैं सबसे छुपा रही थी, और उसने मेरी और मेरे पति की बातें सुन रहा था। इसलिए वह रोज़ाना फिटकरी लाकर देता था, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं कर पाता था कि मैं इसे इस्तेमाल करूं। मैंने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और फुट-फुट कर रोने लगी। एक तरफ औलाद की परेशानी थी तो दूसरी तरफ यह ऐसी शर्म की बात थी कि मेरे भांजे को मुझे कहते हुए शर्म आ रही थी और मुझे पूछते हुए। थोड़ी देर बाद दीप ने दरवाज़ा खटखटाया। उसने मुझसे कहा कि वह सुबह वापस जा रहा है अब और वह यहाँ नहीं रुक सकता है। मैं कुछ नहीं बोली, इतनी शर्म थी कि उसे ये तक नहीं बोल पाई कि रुक जाओ। सुबह दीप वापस चला गया। उसके यहाँ होने से मुझे जहाँ सारी आसानी थी वहाँ बहुत सारी परेशानी जम लेती जा रही थी। मैं किचन में चली गई और उस फिटकरी के ढेर को निकाला तो मुझे दीप की बातें याद आने लगा। तो अजीब सा एहसास हुआ। मेरा दिल किया मैं ये सब बाहर कचरे में फेंक दूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि वह यह सब मेरी भलाई के लिए ही तो कर रहा था। कौन सा उसने कुछ गलत कहा था। मैंने एक फिटकरी उठाई और नहाने के पानी में डाल दी। थोड़ी देर बाद वह घुल गई तो मैं उससे पानी से नहा लिया। काफ़ी दिनों तक फिटकरी वाले पानी से स्नान करती रही और मेरी बीमारी खत्म होती चली गई। मेरी यही बीमारी थी कि मुझसे बहुत ज़्यादा बदबू थी। मैं अकेले रहती थी, इसलिए कोई इस बदबू को ज़्यादा महसूस नहीं कर पाता था, लेकिन मेरे पति तो मेरे साथ रहते थे। मैं खुद को साफ सुथरा रखने की कोशिश करती थी, लेकिन यह एक बीमारी थी। रोजाना फिटकरी वाला पानी से नहाने के बाद मेरी अब बीमारी धीरे धीरे दम तोड़ती गई और मेरी जिंदगी आसान हो गई, क्योंकि रोजाना रात को मैं अपने पति के ताने सुनती थी जो कहता था तुमने बहुत बदबू है। एक रात मेरा पति इसी तरह की बातें मुझसे कर रहा था कि दीप ने सुन लिया और उसने बताया कि उसके बाद वह रोजाना फिटकरी लेकर आता था ताकि मैं फिटकरी के पानी से नहाकर बीमारी से छुटकारा पा सकूं। दीप ने बताया कि वह बीमारी उसके दोस्त को भी था और रोजाना नहाने के बावजूद बदबू नहीं जाता था और उसकी जिंदगी तबाह होकर रह गई थी। वह दोस्तों में बैठने के काबिल नहीं रहा था। हम सब भी उससे दूर ही रहते थे। इसकी बदबू की वजह से किसी वैद्य ने मेरे दोस्त को फिटकरी वाला पानी से नहाने का मशवरा दिया। जैसे ही मेरे दोस्त ने फिटकरी वाला पानी से नहाना शुरू किया तो उसकी अब बीमारी खत्म हो गई। मैंने महसूस किया कि मेरे पति को बदबू वाली शिकायत खत्म हो गई थी। मैं हैरान थी कि कैसे वह मेरा तकलीफ समझ गया और उसने मेरी मदद किया, वरना मुझे तो महसूस हो रहा था कि कैसे उसे मेरी औरतों वाली बीमारी की बारे में खबर हो गई और इसलिए वह फिटकरी लेकर आता था। इसी शर्मिंदगी की वजह से मैं उससे सवाल नहीं कर पा रही थी। लेकिन दीप के चले जाने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ज़िंदगी में औलाद का होना कितना ज़रूरी है और औलाद के बगैर ज़िंदगी कितनी मुश्किल होकर रह जाती है। मैंने अपने सोने के कंगन अपने इलाज के लिए बेच दिया और ऑपरेशन करवाकर उस दर्द से भी जान छुड़वा ली। फिर मेरे दीदी ने मुझसे बात की। उन्होंने कहा कि उन्होंने वैद्य जी से दवाई ले ली है जो मेरे पति को रोज़ाना रात को दूध में मिलाकर देनी है। मेरे लिए आसानी हो गई थी क्योंकि मेरे पति को रोज़ाना रात को गर्म दूध पीने की आदत थी। मैंने खुद भी दवाई ली और अपने पति को भी बिना बताए देती रही। 6 महीने इस्तेमाल करने के बाद मुझे पता चला, मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं माँ बनने वाली हूँ। बात इतनी बड़ी नहीं थी, सिर्फ मेरे पति को थोड़ा सा इलाज करवाना था जिसके लिए वह तैयार नहीं थे, लेकिन ईश्वर ने मेरी झोली भर दी थी और मुझे बेटा दे दिया। मेरे पति ने मुझसे कहा कि वह समझ गए थे कि मैं उन्हें दूध में दवा मिलाकर देती हूँ। उन्होंने वह दवा देख ली थी, इसलिए खामोशी से लेते रहे, क्योंकि दीप के जन्म जाने के बाद उन्हें भी एहसास हो गया था कि औलाद के बगैर इंसान की कोई ज़िंदगी नहीं और औलाद कितनी ज़रूरी है। इसलिए वो दवा लेते रहे क्योंकि उन्हें भी औलाद चाहिए था।